नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हर साल बिहार में बाढ़ आती है और बिहार जलमग्न हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। साथ ही साथ बहुत सारी नदियाँ जो नेपाल और तिब्बत से आती हैं, ये अपने साथ खूब सारा गाद लेके आती हैं, खूब सारा पानी लेके आती हैं, जिसकी वजह से बिहार उन राज्यों में से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम साथ में ये भी जानेंगे कि यूपीएससी बाढ़ को किस प्रकार से समझने की कोशिश करता है। एक एक करके देखते हैं। बिहार भारत के सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। इसकी वजह राज्य के अनोखी भौगोलिक स्थिति और दशकों पुराना समाधान है जो अदूरदर्शी साबित हुआ है। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, पहली बार नहीं देखा गया है। लाखों लोग अपनी फसलें, अपने पशु खो देते हैं। जिस प्रकार से अभी ये बाढ़ पड़ रही है, यहाँ पे देख लीजिए, शिवहर से लेके मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, गोपालगंज, सारण, पश्चिम चंपारण, साथ ही साथ पूर्वी चंपारण, ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे आता है वो गंडक एवं कोसी नदी। गंडक भी इस समय बहुत उफान पर है, इस समय कोसी भी बहुत उफान पर है। ये दोनों नेपाल और तिब्बत से होके आती हैं, खूब सारा गाद लेके आती हैं, खूब सारा पानी और मलबा भी लेके आती हैं। इसमें कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, सरयू या घग्गरा रिवर भी हैं जो कि नेपाल और तिब्बत से बिहार में बहती है। इसके अलावा राज्य सरकार के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र के अनुसार बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उत्तर बिहार के 76% आबादी बाढ़ की तबाही से खतरे में हमेशा रहती है। इससे बर्फ और वर्षा दोनों प्रकार की नदियां बहती हैं, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार की बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ पे राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी बताया कि हमने इस पूरे क्षेत्र को 4 जिलों के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा है। श्रेणी 1 में, पहली श्रेणी में अचानक आने वाली बाढ़ आती है जो नेपाल में बारिश का कारण होती है। इसका पूर्वानुमान और बाढ़ के बीच का समय कम होता है, 8 घंटे का ही होता है, और बाढ़ का स्तर ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। दूसरी श्रेणी में नदी की बाढ़ आती है, जिसमें बाढ़ का समय 24 घंटे होता है। बाढ़ का पानी कम होने में 1 सप्ताह या फिर उससे अधिक का समय लगता है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर आगे ये भी कहा गया है कि श्रेणी 3 में नदी संगम में जल निकासी 24 घंटे से अधिक समय तक चलने वाला या फिर पूरे मानसून के मौसम तक चलने वाला, यानी बाढ़ के पानी के कम होने में 3 महीने लगते हैं। चौथी श्रेणी में स्थायी जल भराव वाला क्षेत्र है। पहले 3 तरह की बाढ़ का एक बड़ा कारण यह है कि बिहार नेपाल के निचले एरिया में स्थित है और इसकी हिमालयी नदियां राज्य में बहती हैं। चूँकि हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है, इसमें बहुत अधिक ढीली मिट्टी होती है। ये एक टर्जरी माउंटेन सिस्टम है क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी को कैरी करना बहुत आसान होता है। तो जैसे ही यंग रिवर्स आती हैं, अपने साथ लैटरल इरोजन करती हैं, वर्टिकल इरोजन करती हैं, काटती रहती हैं पूरे क्षेत्र को, और फिर खूब सारा गाद और मलबा लेके आती हैं। अब जैसे जैसे गाद और मलबा नीचे जमने लगेगा, वैसे ही वैसे पानी का स्तर ऊपर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है। ये नदियाँ कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा, अधवारा, तलछट से भरी हुई हैं। इसलिए जब बारिश के कारण पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो नदियाँ जल्दी से अपने किनारों में बहने लगती हैं। स्थायी जल भराव की चौथी श्रेणी कई कारणों से होती है। इसरो द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किए गए एक एटलस में, यानी कि ये पूरा फ्लड एटलस है, बताता है कहाँ कहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। जल भराव के कारणों में गाद से भरी छोटी नदियां का उफान, जल निकासी चैनलों का अतिक्रमण, यानी यहाँ पे लोग अपने घर बनाने लगते हैं, दुकान बनाने लगते हैं। इसके अलावा तटबंधों के कारण होने वाला जल भराव, साथ ही साथ तश्तरीनुमा गड्ढों की मौजूदगी भी वन ऑफ द रीजन्स है। चौर नदी की मार्ग बदलने और साथ ही साथ तलछट के जमा होने के कारण यहाँ पे हमने देखा बाढ़ बढ़ती जा रही है। इस साल नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ तथा कोसी नदी पर उसके बैरेज से पानी छोड़े जाने पर ऐसा हुआ है। नेपाल बैरेज खोलता है, पानी अचानक से भर जाता है। और यहाँ पे 3 तरफ से बिहार पहुँचती है नदियों का पानी। यहाँ पे तीनों तरफ से आप देख रहे हो, ऊपर, इधर और नीचे से भी है। नीचे से तो सोन, पुनपुन, फल्गु है, कियौल है, फिर उसके बाद यहाँ कोसी है, कमला है, बागमती, बूढ़ी गंडक, सरयू और घग्गरा नदी है। तो अगर गंडक और कोसी की बात करें, सबसे ज़्यादा गाद और मलबा यही जमा करती हैं। अगर बात करें नेपाल और झारखंड पठार पर बसा है, इसलिए यहाँ ज़्यादातर नदियाँ बिहार पर आती है इसी वजह से। इसके अलावा जियोग्राफी के लिहाज से देखें तो देश के ऊपर का हिस्सा हल्का बिहार की ओर झुका हुआ है, इसलिए यूपी की नदियाँ भी बिहार जाती हैं। अब क्योंकि ये कौन सी रिवर्स कर सकती हैं, ये कॉन्कॉर्डेंट
रिवर कर सकती हैं। कॉन्कॉर्डेंट रिवर, कॉन्कॉर्डेंट रिवर वो रिवर होती हैं जो स्लोप के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, यानी कि जहाँ ये ढलान पाएंगी उधर ही हो जाएंगी। यूपी, नेपाल और झारखंड की तरफ से आने वाली ज़्यादातर नदियाँ बिहार को 2 हिस्सों में बांटती हैं और गंगा नदी से मिल जाती हैं। दक्षिणी बिहार में सोन है, पुनपुन है, फल्गु, किऊल, अजय, ये नदियाँ बाढ़ लाती नहीं हैं, लेकिन गंगा में बाढ़ लाने के लिए मदद भी करती है। इसके अलावा उत्तरी बिहार की बात करें तो सरयू और घग्गरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला कोसी से मिलती है। यहाँ पे ये क्षेत्र है जो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा परेशान है बाढ़ की वजह से। इसके अलावा बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बाढ़ से बचना असंभव है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति नेपाल के नीचे है, साथ ही साथ झुकाव जो है वो बिहार की तरफ है। यूपी भी से सारी नदियाँ जो आती हैं इधर ही आती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे राज्य की सबसे विनाशकारी नदियों में से एक कोसी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इसके अलावा आज़ादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में कोसी के बहाव को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे। हालांकि इन्हें स्थायी समाधान के तौर पर देखा गया, लेकिन तटबंध कई बार टूट चुके हैं, उन्होंने नई समस्याएं भी खड़ी कर दी है। तटबंधों ने नदी के मार्ग को सकरा और कर दिया है, जिसकी वजह से ये अपने रीजन से और ऊपर बहने लगती हैं। तलछट को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं होने के कारण नदी का तल हर साल लगभग 5 इंच बढ़ा रहता है, जिससे इसके उफान पर आने की संभावना और बढ़ जाती है। इस बार बाढ़ पिछले कुछ सालों से भी और ज़्यादा भयावह हो चुकी, क्योंकि नेपाल में कोसी पर बने बीरपुर बैरेज से 6.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो पिछले 6 दशकों में सबसे ज़्यादा है। भारत की तरफ से 4 जिलों में 7 जगहों पर तटबंध टूटने की खबरें भी मिल रही हैं। तटबंध 9.5 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता के साथ बनाए गए हैं। अब नदी के कम पानी की वजह है तट से तटबंध टूट भी रहा है। तटबंधों के भीतर 380 गांव हैं, जिनमें से कम 15 लाख लोग रहते हैं, और ऐसी बाढ़ हर साल आ रही है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास के लिए ज़मीन भी दी, लेकिन 1200 हेक्टेयर में से 570 हेक्टेयर ज़मीन जलमग्न हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे सालाना अगर देखें तो 4.7 हज़ार करोड़ खर्च भी किया गया है। यहाँ पे 2020-21 में आप देख रहे हैं 3,844 करोड़ था, और 2024-25 में इतने खर्च किए जा चुके। जितना खर्च बढ़ता चला जा रहा है, सरकार की ट्रेजरी में भी असर आ रहा है। बिहार में बाढ़ से हर साल जान माल का नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर फसलें, बुनियादी ढांचे, पशुधन की हानि और राज्य से बाहर पलायन को देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा लागत है। इसके अलावा यहाँ संभवित समाधान बताए गए हैं कि दशकों से कोसी पर बांध बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, लेकिन चूंकि इसके लिए नेपाल को भी इसमें शामिल होना है, इस वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। 30 सितंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात भी की थी। कोसी पर एक अतिरिक्त बैरेज बनाने का अनुरोध भी किया था। राज्य सरकार कोसी पर डगमारा, गंडक पर अरेराज और बागमती पर एक बैरेज बनाने के लिए विचार भी कर रही थी। हालांकि तटबंधों के अनुभव से पता चलता है कि कोसी समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरिंग समाधान पर्याप्त नहीं होगा। बिहार के बाढ़ एटलस में ये भी कहा गया है कि यह समझना होगा कि कोसी जैसी गतिशील नदियों के लिए संरचनात्मक उपाय तैयार करने की तुलना में बाढ़ से होने वाले जोखिम और क्षति को कम करने की कोशिश करनी होगी। अब इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक, एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है। क्षेत्रीय कार्यबल को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के प्रभाव की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन इनमें से सत्य है। धन्यवाद।